नमस्कार। कल हम लोगों ने पंचतंत्र की कहानी के जरिए देखा था कि कैसे पुरानी कहानियों को थोड़ा बहुत बदल कर समय के साथ आगे जब दोबारा सुनाया जाता है तो वो एक अलग रूप ले लेती हैं। रिकी टिकी टावी कैसे पंचतंत्र की नेवले की कहानी से निकली और बदल कर हमारे सामने आज एक दूसरे स्वरूप में आती है, ये हम लोग देख पाए थे। आज की कहानी को भी हम लोग दोबारा पंचतंत्र जैसी किताबों से ही ले रहे हैं और ये पुरानी कहानी भी आपने अक्सर सुन रखी होगी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कहानी पर चलें, चलिए बात करते हैं हितोपदेश की। हितोपदेश भी कहानियों का एक संग्रह है। इसे भी भारत में ही लिखा गया था, लेकिन ये पंचतंत्र के कम से कम 1000 वर्ष बाद की है। हुआ क्या कि पंचतंत्र जो थी वो करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी और चाणक्य वगैरह का जो जमाना था उस समय में करीब लिखी गई थी और उससे काफी साल बीत चुके थे जब हितोपदेश लिखा गया। हितोपदेश को जब लिखा गया, इसके बारे में अलग अलग लोगों की धारणाएं थोड़ी सी अलग अलग है। 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के बीच का इसको माना जाता है। नेपाल से एक 1300 समथिंग में लिखी हुई पांडुलिपि जो होती है वो मिली है, तो माना जा सकता है कि करीब करीब ये उसी काल की होगी। हितोपदेश की कहानियां भी पंचतंत्र की ही तरह 4 हिस्सों में विभाजित है। जैसे पंचतंत्र में 5 तंत्र होते हैं, हितोपदेश में 4 हिस्से होते हैं और उस 4 हिस्से में से आखिरी हिस्सा जो है संधि, उससे हम लोग ये कहानी ले रहे हैं। हितोपदेश के बारे में हितोपदेश के लेखक शुरू में ही बता देते हैं कि ये कहानियां पंचतंत्र पर ही आधारित हैं, इसलिए आप आराम से ये मान सकते हैं कि ये कहानी भी पंचतंत्र से ही शुरू हुई होगी। तो कहानी जो है वो बिल्कुल जानी पहचानी है, अलग अलग जगह थोड़े से बदले हुए स्वरूप में सुनाई जाती है। ये कहानी है एक मूर्ख ब्राह्मण की। फिलहाल देखते हैं कहानी क्या थी। कहानी बिल्कुल सीधी सपाट सरल सी है। इसमें जो ब्राह्मण होता है वो अपने किसी यजमान के घर पड़ोस में जाता है और वहां पर जो यज्ञ वगैरह करवाता है, पूजा वगैरह करवाता है, उसके बाद उसे दक्षिणा स्वरूप, पैसे वैसे थोड़ा कम चलते थे पुराने जमाने में, तो दक्षिणा में जो बार्टर सिस्टम होता था उसी की तरह उसे एक बकरा मिलता है। अब बकरा जो है वो खाया जा सकता है, बकरी जो है उसका मांस भी खाया जा सकता है, कुछ लोग उसे पालते भी हैं। तो ब्राह्मण बकरे को कंधे पर लिए हुए घर की ओर वापस चला। जब वो घर की ओर वापस चला तो गांव से निकलने के वक्त उसे कुछ ठगों ने देख लिया। अब ये 3 ठग जो थे, इन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इस ब्राह्मण को ठग लिया जाए, ये बकरी हथिया ली जाए और इस तरह से हम लोगों के खाने पीने का बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा। तो ये जो ठग थे वो एक एक कोस की दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ गए और बैठकर रास्ते में ब्राह्मण का इंतजार करने लगे। ब्राह्मण जब पहले वाले के पास से गुजरा तो उसने कहा, कैसे अजीब आदमी हो, ब्राह्मण होकर के इस गंदे जीव कुत्ते को कंधे पे लिए घूम रहे हो, छी 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 छी। ब्राह्मण ने सोचा कि यार मैं तो बकरी ले जा रहा हूं, जरूर ये कोई पागल आदमी है, पता नहीं क्या अनर्गल प्रलाप कर रहा है, इसको बकरी जो है वो कुत्ता दिख रही है। उसने उसे डपटा, कहा कि ये बकरी है, कुत्ता नहीं है। ये सोचता वो आगे चला। आगे जब थोड़े और आगे चला तो दूसरा ठग रास्ते में फिर से बैठा हुआ था। इस बार जब ब्राह्मण ठग के पास पहुंचा तो इस वाले ठग ने कहा कि कैसे विचित्र हो, ये सुअर कंधे पे लिए कहां जा रहे हो, छी छी छी, कितना गंदा प्राणी है, इसको लिए लिए तुम घूम रहे हो, पागल कहीं के। ब्राह्मण ने फिर से उसे डपटा, कैसे पागल हो, बकरी है, सुअर कहां दिख रहा है तुम्हें, चलो भागो यहां से। ऐसा कहता हुआ ब्राह्मण बकरी लिए आगे बढ़ा और आगे तीसरा ठग फिर से मौजूद था। तीसरा ठग जैसे ही ब्राह्मण को देखता है तो वो फिर से बोल पड़ता है, अरे ये ऊंट का बच्चा लिए हुए कहां जा रहे हो, कंधे पे क्यों टांग रखा है इसे। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जरूर ये कोई विचित्र पशु है, कोई मायावी मेरे पास बकरी का भेष बनाकर आ गया है और ये बार बार रूप बदलता रहता है, कुछ गड़बड़ तो है। उसने बकरी को अपने कंधे से उतारा, वहीं सड़क के किनारे छोड़ा और अकेला ही चलता बना। जैसे ही वो बकरी को छोड़ के गया, ठगों की मौज हो गई। उन्होंने बकरी को पकड़ा, अपने साथ ले गए, काटा पीटा बनाया और मस्त दावत की। ये कहानी जो है ये संधि नाम के हिस्से से आती है। हितोपदेश में चौथा हिस्सा जो है संधि, वहां से ये कहानी आती है और ये कहानी मौजूदा दौर में आपको काफी फिट बैठती हुई दिख जाएगी। कहने के लिए तो ये बच्चों की कहानी है, लेकिन अगर आप मौजूदा राजनीति पर इसे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चौकीदार चोर है कहने वाले जो है वो इस कहानी से काफी प्रेरित लगते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, पहले साल वो लोग आए, उन्होंने संसद की कार्रवाई जो थी उसको
स्थगित करवाने का पूरा प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कहा राफेल डील में घोटाला हुआ है भाई, राफेल डील में घोटाला हो गया है, उसमें लोगों ने पैसे खाए हैं, बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। काफी हंगामा मचाया और हंगामा मचाने के बाद नतीजा क्या निकला? अदालत में जाकर पता चला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था जैसा आरोप लगाए जा रहे थे। और इस आरोप लगाने की जो सारी कवायद हुई थी, इसके लिए बिना शर्त कांग्रेसियों को माफी भी मांगनी पड़ी। बात वहीं खत्म नहीं होती है, अगले ही साल एक नया शगुफा छोड़ दिया गया। इस बार क्या नया शगुफा था? तो इस बार कहा गया पिगॉगस नाम की कोई चीज है, फोन में घुसा दी गई है और इसके जरिए कम से कम 29 लोगों का फोन टैप किया जा रहा है, ऐसी शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके लिए भी काफी हंगामा हुआ, यह मामला भी अदालत में गया। अब इस मामले के अदालत में जाने पर जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन देखिए कि इसमें शिकायत क्या की जा रही थी। इसमें भारतीय लोगों को बताया जा रहा था कि उनकी निजता का हनन हो रहा है। अब निजता के हनन का और फोन के हमारी बातें सुन लेने का जहां तक प्रश्न उठता है, उसमें अगर हम लोग देखें तो फोन हमारी बातें नहीं सुन रहा होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोन हमारी बातें सुन रहा होता है या नहीं सुन रहा होता, इसे देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि फोन का आपकी बातें सुनना कोई नई बात नहीं होती। जो लोग भी इंटरनेट से थोड़ा बहुत भी वाकिफ है, उन्हें पता होता है कि कुकीज जो होती हैं वो फोन में, या आप जहां भी इंटरनेट चलाते हैं तो वेबसाइट के जरिए कुछ कुकीज बनती हैं और वो आपके कंप्यूटर पे, आपके फोन में सेव होती जाती हैं। टेम्प नाम का एक फोल्डर बनाकर वहां पर वो सेव होती हैं। तो अगली बार जब आप दोबारा उसी वेबसाइट पर जाते हैं, कुछ फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि अगर आपने, जैसे मैंने अगर अपना नाम आनंद लिखना है, टाइप करना है, तो AN टाइप करते करते में वो पूरा मेरा नाम आनंद कुमार, मेरा घर का पता, सारी चीजें जो पिछली बार मैंने उस वेबसाइट पर अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से भरी थी, वो सारी चीजें दिखाने लगता है। तो कुकीज की वजह से ये स्टोर होता है। हम लोग इजाजत देते हैं वेबसाइट्स को कि भाई फलानी वेबसाइट हमारी कोई चीज स्टोर कर सकती है या नहीं कर सकती। जब हम लोग इंटरनेट के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, कोई बैंक का खाता या बैंक का जो वन टाइम पासवर्ड होता है, OTP, ये सब कुछ भर रहे होते हैं, तो हम लोग सेव करने से कंप्यूटर को मना भी करते हैं। इसके अलावा भी आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि जिस चीज को आपने एक बार अमेजन वगैरह पे सर्च कर लिया, उस चीज का प्रचार आपको ज्यादा नजर आने लगता है। आप फेसबुक चलाएंगे तो उसकी फीड में दिख जाएगा, आप ट्विटर चलाएंगे तो वहां ऐड नजर आ जाएगा, आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो किनारे की तरफ जो प्रचार दिखते हैं उसमें वो चीज फिर से दिख जाएगी। मान लीजिए आपने एक बार कुकर का कुछ जिक्र किया घर में, तो आप पाएंगे कि अचानक से कुकर जो है वो आपको प्रचार में दिखना शुरू हो जाता है। कभी अमेजन कुकर बेच रहा होगा, कभी फ्लिपकार्ट कुकर बेच रहा होगा, किसी ना किसी के कुकर बेचने का ऐड आपको नजर आ रहा होगा। कहीं जो अगर आपने ज्वेलरी वगैरह की बात कर दी है, जेवर वगैरह की, सोने चांदी की बात कर दी है, तो अचानक से कई कंपनियों के जो ज्वेलरी के ब्रांड्स होते हैं उनके प्रचार आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही कॉमन बात है। अगर इस तरीके से न देखें, भारतीय जिस तरह से बर्ताव करते हैं उस तरह से देखें, तो भारतीय लोगों की निजता का जो कंसेप्ट है, जिस चीज को वो व्यक्तिगत मानते हैं और जिस चीज को वो सार्वजनिक जानकारी मानते हैं, उसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही विदेशियों से अलग होता है। विदेशों में आप लोगों से मिलते हैं, पहली बार अगर मिलते हैं तो उनसे बिल्कुल ये नहीं पूछते कि आप नौकरी क्या करते हो, आपके परिवार में कौन कौन है, पत्नी बच्चे कितने हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। आमतौर पर इन सवालों को व्यक्तिगत प्रश्न मानकर इनसे दूरी बनाई जाती है। अगर भारत में आप देखेंगे तो पहली लाइन आपसे पूछी जाएगी कि शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आप 25 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, तो उसके आसपास के हैं, तो आपसे पूछा ही जाएगा कि शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आप 40 वगैरह के आसपास के हैं तो आपसे पूछा जाएगा भैया बच्चे कितने हैं आपके। अगर आप बताते हैं कि बच्चे नहीं हैं तो बड़े आश्चर्य से आपको देखेंगे, कुछ सलाह वगैरह भी दे डालेंगे। तो निजता का जो आपका कंसेप्ट है वो बड़ा ही कमजोर सा होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं, दोनों लोग तैयार व्यार होकर के निकल रहे हैं, और कोई पड़ोसी आपसे पूछ बैठे बिल्कुल एक इनामी पक्षकार की तरह करता हुआ, कहाँ जा रहे हो, सिनेमा देखने? ये बिल्कुल कॉमन है। इसमें कोई अनोखी बात भारतीय लोगों को लगती होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। लोग मजाक भी उड़ाते हैं इस बात का। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई चुटकुले आपको दिख जाएंगे। पड़ोस की झांकने वाली चाची के आपको चुटकुले दिख जाएंगे, और नाराज होने वाले फूफा जी जो होते हैं उनके चुटकुले आपको दिख जाएंगे।
तो ये चुटकुलों में भी चलता है, और ये भारत में जो निजता का कंसेप्ट है वो विदेशों वाला नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं। जिन लोगों को पुरानी फिल्में याद होगी उनके लिए इससे जुड़ा एक बड़ा मजेदार वाकया है। ये मजेदार वाकया है बावर्ची फिल्म का। बावर्ची फिल्म आप लोगों ने शायद देखी हो। बावर्ची फिल्म में एक दृश्य होता है जहां पर सारे भाई जो होते हैं वो पहले शौचालय कौन जाएगा इसके लिए लड़ रहे होते हैं। बाद में वो आपस में काफी मिलजुल करके रहने लगते हैं। तो इस बार क्या होता है कि शौचालय जाने में पहले मैं जाऊंगा की लड़ाई नहीं हो रही होती है, उल्टा पहले तू जा तो पहले तू जा की लड़ाई हो रही होती है। और ये एक बड़ा ही मजेदार सा सीन बनता है जिसमें अंत की तरफ जो दृश्य है जहां पर परिवार में सब लोगों में सुलह हो गई है, वहां सबसे बड़े भाई होते हैं ए.के. हंगल, और वो अपने छोटे भाई को कह रहे होते हैं कि शौचालय तू पहले जा क्योंकि मुझे पता है कि तू हर रोज नहीं जाता। तो भैया यहाँ निजता का जो कंसेप्ट है उसमें लोगों को ये तक पता होता है कि आप शौचालय कितनी बार गए हैं, और यहाँ पर पिगॉगस जैसी चीज में कोई निजता का उल्लंघन होने की बात की जा रही थी। लोगों को कितना समझ में आई ये बात, कितना समझ में नहीं आई ये तो पता नहीं है, लेकिन जिन 29 लोगों के फोन पर पिगॉगस नाम का ये इजरायली सॉफ्टवेयर होने की बात की गई थी, जब जांच की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उन 29 के 29 लोगों पे इस किस्म की कोई जासूसी हुई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बेइज्जती के बाद फिर से वापस आ गए, लेकिन इतने पे मामला नहीं रुका। आजकल जो मामला चल रहा है इसमें फिर से चौकीदार चोर है का नारा लगाते हुए कुछ लोग फिर से कह रहे हैं कि भैया इस बार अडानी को सारे पैसे दे दिए गए। एयरपोर्ट अडानी को बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन अडानी को बेच दिया गया, ये अडानी को बेच दिया गया, वो अडानी को बेच दिया गया। भैया सारा कुछ अडानी को बेच दिया गया। इसकी भी जब जांच होती है तो ऐसे ही मामले नजर आते हैं और लोगों को साफ साफ पता चलता जाता है कि भैया सरकार ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये सारे आरोप, सारे इल्जाम जो थे वो फर्जी थे। और बिल्कुल जैसा कि हमारे ठग और बकरे वाली कहानी में हो रहा था, कुछ वैसे ही यहां पर भी जो कांग्रेस पार्टी है वो बार बार ये बकरा नहीं है भैया ये कुत्ता है, ये कुत्ता नहीं है भैया ये सुअर है, ऐसा कुछ कहने के लिए आ गई है और चौकीदार चोर है का नारा लगाया जा रही है। बाकी अगर आपने पुरानी कहानियां सुन रखी हैं तो ये आपको समझना है कि कितनी बार किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। हितोपदेश के हिसाब से देखें तो इसके लिए यहां पर एक संस्कृत श्लोक भी आता है और उसमें भी यही कहा जाता है कि बार बार एक जैसी ही बात सुनने पर बुद्धिमान लोगों को भी मति भ्रम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार दूसरे लोगों की जो बातें हों वो सच हों ही। इसीलिए समाज जो बातें कर रहा है या चार लोग क्या कहेंगे इसके बारे में अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आपको नहीं सोचना चाहिए। उम्मीद है इस कहानी से जो सीख मिलती है उसे आप बड़े होने के बाद भी याद रखते हैं। ऐसा नहीं मानेंगे कि ये बच्चों की कहानी थी और इसे बिल्कुल अनदेखा नहीं करेंगे। इसके साथ ही हो सके तो ये कोशिश कीजिए कि पंचतंत्र एक बार फिर से पढ़कर देखी जा सके। हो सकता है कि इस बार पढ़ने पर आपको पता चले कि ये सचमुच बच्चों की कहानियां नहीं थी, इसकी सारी कहानियां बड़ों पर भी उतनी ही अच्छे तरीके से लागू होती हैं। फिर किसी कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए यहीं इजाजत दीजिए। धन्यवाद।